नंबर 127 इन फिजिक्स पोर्शन। फिजिक्स पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 127 कहते हैं कि एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है और इस स्ट्रेट स्ट्रिंग में आपके लिए कहा गया है कि फोर्थ ओवरटोन है, यानी F5 है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से एक ज्यादा होती है। अगर इसकी वैल्यू 120 हर्ट्ज हो तो क्वेश्चन का आइडिया ये है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन। इफ यू से that overtone is always one less than frequency, then third overtone says that we have to find F4। अब F4 मालूम कैसे करेंगे? तो आप सबने पढ़ा है स्टैंडिंग में, F4 होता है 4 टाइम्स ऑफ F4 होता है 4 टाइम्स ऑफ F1। अक्सर जनाब जब तक हम F1 मालूम नहीं करेंगे F4 नहीं मालूम होगा, बट F1 के लिए ये है ना, F5 की जगह लिख सकता हूँ 5 टाइम्स F1, तो इट इज 120 हर्ट्ज। दिस इम्प्लाइज दैट F1 की जगह मुझे मिलेगा 120 डिवाइड बाय 5 विच इज कितना हर्ट्ज? 24। पुट इट हेयर एंड द थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी F4 विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 24 and it is 96 hertz। But dear students, if you have exact answer in option, then it is much better. But if there is no exact answer, then you have to choose the best one, and the best one is the approximate answer. So if 100 is not available, 96 is approximately equal to 100 hertz. So we have to prefer approximate and exact are considered in options। आप बेहतर जानते हो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगर कोई इसमें टेंशन में है कि सर ये के 96 और 100 आर नॉट मैचेबल, तो मैं उनको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल, ताकि आप मुतमईन हो जाए कि भाई अप्रॉक्सीमेट आंसर भी कुछ चीज होते हैं। समझ आ गई है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंशाल्लाह आप इसको मान जाओगे, आपका जहन एग्री हो जाए। डोंट टॉक प्लीज, काइंडली डोंट टॉक। आप ना सुने, बेशक ना सुने, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको सुनने दें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बॉडी है मास m। मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि अगर एग्जैक्ट आंसर ना हो तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इज आल्सो करेक्ट। अगर मैं एक मास को गिरा दूं और मैं आपसे कहूं कि बताओ व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप कैसे मालूम करोगे? आपको अच्छी तरह पता है S इज इक्वल टू हाफ GT², जानते हो ना। अब देखो G का एग्जैक्ट आंसर है 9.8 और इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर है क्या? 10 है या नहीं है? पर देखो कोई क्या ना, तो अगर मैं एग्जैक्ट मालूम करूंगा तो हाफ 9.8 और 10 का स्क्वायर, आप चेक करें, द आंसर इज 490 मीटर। क्या आता है? 490। लेकिन अगर मैं अप्रॉक्सीमेट पुट करूं तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, द आंसर इज 500 मीटर। अब देखो ये एग्जैक्ट है, ये अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं A, B, C और D 1000 मीटर, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं 1500 मीटर, मैं ऑप्शन दे दूं 400 मीटर और मैं दे दूं 500 मीटर, तो अब यहाँ आप 100% श्योर हैं कि सर अक्सर इंस्टीट्यूट में हम 9.8 की जगह G10 ही ले लेते हैं। इट मीन के द करेक्ट आंसर इज, अब चेक करो जनाब, 500 में और 490 में 10 का फर्क है, और यहाँ आप खुद एग्री है कि सर 490 की जगह 500 भी आ जाए तो हम चूज करेंगे, ठीक होगा। और यहाँ 96 100 ले रहे तो इस पे एतराज कर रहे हो, कुछ समझ आ गई है? मतलब ये है कि जहाँ एग्जैक्ट आंसर अवेलेबल हो दैट इज मच बेटर, बट एग्जैक्ट ना हो देन द क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेट आंसर इज आल्सो मस्ट बी करेक्ट। समझ आ गई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा शाबाशी? ऑप्शन डी होगा। 128 पे जाते हैं। 128 का आइडिया ये है कि आपके पास एक स्प्रिंग है और आपने इस स्प्रिंग के साथ एक मास लगा दिया जो कि 2 किलोग्राम की बॉडी है। इसके लगाने से स्प्रिंग नीचे चला गया 20 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं कि 2 kg बॉडी से अगर ये 20 सेंटीमीटर इलोंगेशन डेवलप करें तो इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K क्या होगा? द सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि इक्वेशन ऑफ करेक्शन या इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन mg इज इक्वल टू kx। अब मैं K मालूम कर रहा हूं तो K इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय x। मास है 2, G की जगह मैं 10 ले रहा हूं। 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, 10 लोगे तो अप्रॉक्सीमेट मिलेगा।
अगर अप्रॉक्सीमेट मौजूद हो वही ठीक हो, अगर वो ना हो एग्जैक्ट ले लूंगा। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, x है 20 सेंटीमीटर मीन 0.2, तो 0.2 ये पॉइंट हट जाए, ऊपर 10 लग जाए, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज न्यूटन पर। अब ये के कौन सी वैल्यू है, क्यों अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि मैंने जी को एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्सीमेट यूज किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये के की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो इससे थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं हो तो ये भी ठीक है। अब ऑप्शन को चेक करें शाबाश। 980 गलत है, बिल्कुल गलत है। 98 इज द एग्जैक्ट वैल्यू एंड 49 गलत है, नॉन गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा शाबाश? हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आया है, एग्जैक्ट 98 है और करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। आप समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। वी आर एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्या है? 129 में कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन अ रॉड। रॉड मीन्स सॉलिड, और सॉलिड में आवाज की रफ्तार का फार्मूला होता है इलास्टिक मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी। अब आपको सिर्फ इलास्टिक मॉडुलस ढूंढना है। इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। रीअरेंजमेंट करें तो ये हो जाएगा जनाब फोर्स बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय ए बाय डेल्टा एल। तो इलास्टिक मॉडुलस एफ एल डिवाइड बाय ए डेल्टा एल, ये वैल्यू इधर पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर इज एफ एल डिवाइड बाय रो अपनी जगह पर विद ए डेल्टा एल, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ठीक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। वी आर डीलिंग 130 एंड 130 ऑन द बोर्ड। एक वेव है जिसका वेवलेंथ 10 मीटर है और उसका स्पीड 340 है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सोल्यूशन का रास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये है 340 f और ये है 10, 0 0 कैंसल, फ्रीक्वेंसी 34 हर्ट्ज एंड ऑप्शन इज डी 131 फॉर यू ऑन सोल्यूशन बोर्ड। दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। एक ऑसिलेटर है, जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, उसको ऑसिलेशन की दुनिया में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है। 132 डियर स्टूडेंट्स, 132 फरमा रहा है एक सिस्टम है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स किस चीज के साथ डायरेक्टली है? तो आप कहोगे सर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जानते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप उसे डायरेक्ट नहीं, सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा हूं। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन न्यूटन फरमाता है, बल्कि फरमा चुका है क्या, कि फोर्स और एक्सेलरेशन भी क्या है? डायरेक्टली है। अगर फोर्स एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली है तो एक्सेलरेशन जिसके साथ जो भी रिलेशन बनाएगा, फोर्स भी उसके साथ वही रिलेशन बनाएगा। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में क्या है? लिहाजा हर रिलेशन ए का एफ का रिलेशन होगा। लिहाजा एफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ठीक है। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 133 फॉर यू। 133 ऑन द बोर्ड। एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, द वेलोसिटी ऑफ मास इज ग्रेटेस्ट। तो कौन नहीं जानता जनाब कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब लोकेशन मीन होता है, और मीन को अहले फिजिक्स क्या बोलते हैं? It is also called equilibrium point. The mean location is also called why equilibrium point. Mean को equilibrium point क्यों बोलते हैं? Because it mean the net force on oscillator is zero. The net force on oscillator is which is the point at which oscillator causes. Yeah, oscillator is under zero effect of force. That is mean position. That's why it is called equilibrium. Correct option होगा option D होगा। D ठीक है ना? अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 है स्टूडेंट। 134 न्यूटन मीटर सेकंड किसके बराबर है? तो मेरे ख्याल में आप जानते हैं, और न्यूटन मीटर होता है जाउल, तो सेकंड अपनी जगह पर, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। सो डियर स्टूडेंट बी है। हाँ माफ उससे कवर कर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अक्सर इस टाइम तक लोग सो जाते हैं क्लास में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 135। 135 ऑन बोर्ड। फरमाया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आइडिया है
आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज के एक बंदा है मोहतरम जो कि बिल्कुल फारिग है, इसका और कोई काम नहीं है, तो ये क्या है, एक मास 0.8 किलोग्राम की बॉडी, इसको 0.5 मीटर की रस्सी से बांधकर, और ये बंदा है मोहतरम इस रस्सी से इस बॉडी को सर्कल में घुमा रहा है। तो रस्सी 0.5 मीटर यानी रेडियस 0.5 मीटर, मास ऑफ द बॉडी 0.8 kg, और घुमाने का जो एंगुलर स्पीड है वो है 10 रेडियन पर। फरमा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम के 3-4 इक्वेशन हैं, वो इक्वेशन उठाओ जो करंट डेटा से मैच करे, रेडियस से मैच करे, एम से मैच करे, ओमेगा से मैच करे, एंड दैट इज एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। पुट कीजिएगा, एम है 0.8, आर है 0.5, स्क्वायर मीन 2 बार लिखो, और 0.5 1/2 को शो करता है या नहीं, तो 2 बार 0.5 मीन 2 बार 1/2, और ओमेगा है 10, ये 1/2 10 को 5 बना देगा, और ये 0.8 को 0.4 बना देगा। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 2, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2 जूल्स इनटू सेकंड। एंड करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 136 ऑन बोर्ड। फरमाया जा रहा है इसमें है कि एक और बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, और इस तरह घूम रही है कि मैं आपको रोटेशन का डायरेक्शन करके दे रहा हूं। आपसे कह रहे हैं कि अगर इस मोशन में डिसेंडिंग आ रहा है तो इसका एल्फा किस तरफ होगा। एल्फा के लिए गुड, पहले ओमेगा ढूंढो, ओमेगा के लिए अपना राइट हैंड इस्तेमाल करो। राइट हैंड रूल फरमाता है कि अपनी उंगलियां रोटेशन के नाम करो, समझ आ गई है, अपनी उंगलियां रोटेशन के हवाले करो। तो जिस तरफ थंब आएगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो देखो मैं अपने दाएं हाथ की उंगलियां रोटेशन के नाम कर चुका, मेरा थंब किस तरफ आ रहा है, देखो मेरी उंगलियां रोटेशन के हवाले, थंब किस तरफ है। इट मीन कि इस सर्कुलर मोशन में ओमेगा अपवर्ड है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए 2 रास्ते हैं, अगर इंक्रीजिंग मोड होगा तो सेम एज ओमेगा, और अगर डिक्रीजिंग मोड होगा तो अपोजिट टू ओमेगा। यहाँ पर डिसेंडिंग मीन डिक्रीज, तो एल्फा मस्ट बी अपोजिट टू ओमेगा, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डाउन। करेक्ट ऑप्शन है बी। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 137 फॉर यू। 137 आपके लिए, द स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमारे पास क्वेश्चन है 138। पीवी ग्राफ का मतलब है कि इस तरफ वॉल्यूम होगा और इधर प्रेशर होगा। अब पहले आप आइसोकोरिक ग्राफ बना लो। तो आइसोकोरिक का मतलब है कि वॉल्यूम पर इंक्रीज डिक्रीज हराम है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में वॉल्यूम का चेंज क्या होता है, हराम होता है। समझ आ गई है, यानी क्या होता है, 0 होता है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो ग्राफ पर आगे जाना भी हराम और पीछे आना भी हराम। समझ आ गई है, यानी ग्राफ मूव करेगा तो सिर्फ वर्टिकली मूव करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ग्राफ दाएं तरफ चला गया तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, ग्राफ बाएं तरफ आ गया तो वॉल्यूम, बट आइसोकोरिक में वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज अलाउड नहीं है। इट मीन इट विल बी अ वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। अब अगर कोई सोचे हाउ इट इज इन्फिनिटी, तो स्लोप के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है टेंजेंट थीटा और एक है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये लाइन, ये ग्राफ बताते खुद परपेंडिकुलर है, इसका कोई बेस नहीं है। तो जब बेस नीचे 0, परपेंडिकुलर नॉन 0, तो एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। आप ऐसा करें, इसका एंगल पुट करें 90, एंड टेंजेंट 90 कैलकुलेटर से मालूम करें, आपका कैलकुलेटर का स्क्रीन आपको बता देगा कि माफ करो बाबा, देयर इज नो आंसर एग्जिस्ट। समझ आ गई है, ट्राई जरूर करें। तो इट मीन वर्टिकल लाइंस का, वर्टिकल ग्राफ का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। ऑप्शन क्या होगा, बी। 139 फॉर यू। 38 से था, ये 137 था, अब 138 डिस्कस हो रहा है। अ बॉम्ब ड्रॉप अ बॉम्ब, ये जमीन का सरफेस है, यहाँ पर एक टारगेट है, और इस टारगेट के बिल्कुल ऊपर ये बॉम्बर है। इस मोहतरम बॉम्बर ने एक बेशरम बॉम्ब इस टारगेट पे गिराया, ठीक। अब ये बॉम्ब इसको हिट नहीं करता, आगे जाके गिर जाता है। द बॉम्ब मिस द टारगेट, रीजन, अब रीजन ड्रा करना पड़ेगा। जब ये बॉम्ब नीचे आएगा
तो देखो इसकी वेलोसिटी में दो कंपोनेंट, ये इसकी नेट वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट आगे की तरफ बनता है, एक डाउनवर्ड बनता है। दिस कंपोनेंट इज वाई कंपोनेंट एंड इट इज द एक्स कंपोनेंट। अब देखो वाई कंपोनेंट कहता है बॉम्ब से के जाओ और टारगेट को हिट करो, क्योंकि वाई कंपोनेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द टारगेट बन रहा है। इट मीन के जिसकी वजह से टारगेट मिस हो रहा है वो वाई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बिल्कुल टारगेट की तरफ है, तो ये इसको मिस नहीं करवा रहा। जो इसको मिसगाइड कर रहा है वो इसका एक्स कंपोनेंट है, जिसको बॉम्ब टारगेट से आगे लेके जा रहा है। सो द बॉम्ब विल मिस द टारगेट बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। अगर इसमें ऑप्शन होता, ऑप्शन ए Vx, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो फिर बोथ ऑफ दीज है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट की बात मानना इनर्शिया का काम है। समझ आ गई? इनर्शिया ही एक्स कंपोनेंट को फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट विल मिस द टारगेट। हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ऑप्शन डी ठीक है। हमारी डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 139, टू इम्प्रूव द जंप रिकॉर्ड। कौन नहीं जानता कि लॉन्ग जंप पर बिहेव लाइक प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा जब वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। तो व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, लॉन्ग जंप पर जो है अपने मकसद में कामयाब होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, फरमाया जा रहा है अ शॉट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60। व्हाट इज द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन? द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, यहां से आपने एक बॉडी को पेंट किया 60 डिग्री के साथ, अगर इधर इसकी काइनेटिक एनर्जी ई हो तो टॉप पर पहुंचकर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो मैं आपको सिंपल इक्वेशन बता दूं 1/4 के लिए कि काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम along with cos square theta. It is a simple relation. Put the values. Kinetic energy at the top is required. Kinetic energy at the bottom given is E. Or cos theta means cos 60. And cos of 60 means 1/2. तो cos 60 की जगह 1/2, लेकिन ऊपर क्या है? Square. तो E/4 is the correct answer. And the correct option of the question is C. इसका correct option है C. हमारा next question है और वो मैं इधर solve करने वाला हूँ। The question on board is 141, dear students. 141 फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? A body covered 400 मीटर, एक बॉडी है जिसने पहला डिस्प्लेसमेंट कवर किया 400 मीटर और 4 सेकेंड लिए, फिर 100 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में। बताइए कि बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 T1 प्लस T2, इट मीन 100 प्लस 400। उल्टा भी लिखल को बता गुजारा हो गई, ये S2 ये S1 और ये है 1 प्लस या 4 प्लस 1, तो इट इज 500/5। द आंसर इज 100 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन ठीक है? करेक्ट ऑप्शन फॉर अस इज 141 है, भी सही है। अच्छा 142 डे स्टूडेंट, 142 पर माता है the mass of gun 10, mass of bullet 0.1. What will be the ratio of velocity of bullet and velocity of gun at constant momentum? At constant momentum velocity और mass का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, because momentum is constant। देखो P is equal to constant, लिख सकते हो ना, law of conservation of momentum, but P is mv is equal to constant। और जिन चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो उनके दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? और इनवर्स रिलेशन मीन्स कि अगर ऊपर वेलोसिटी ऑफ बुलेट है तो मास ऑफ बुलेट नीचे होगा, और नीचे वेलोसिटी ऑफ गन है तो मास ऑफ गन ऊपर। अब गन का मास 10 है, बुलेट का मास 0.1 है, 0.1 ऊपर 10 क्रिएट करेगा तो इट इज 100/1। आंसर नहीं है, तो नॉन और ऑप्शन ठीक है डी। 143 डियर स्टूडेंट्स, फरमाया जा रहा है ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम है ना time rate of change of velocity mean acceleration, it is 2, but if the mass of the body is 100, समझो मैंने, time rate 100 है ना मास, अगर मास 100 है तो नेट फोर्स क्या होगा? तो दुनिया जानती है कि नेट फोर्स ma, तो 100 multiplied by 2 it is 200 न्यूटन। the option is ऑप्शन बी सही है, आपके मुताबिक भी सही है।
अच्छा 144, इसको देख ले जनाब, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि रेन ड्रॉप है, आपने कसम खाई है कि किसी को सुनने नहीं दोगे। ना सुनना तो आपका अपनी मर्जी है, आपका हक है, कोई आप पे अपनी मर्जी इम्पोज नहीं कर सकता, लेकिन ना सुनने देना तो ये आप जाती कर रहे हो। अच्छा 144, और 144 हमारे पास क्वेश्चन है कि ये रेन का एक ड्रॉप है, ये रेन का दूसरा ड्रॉप है। मैंने पहला वाला छोटा बनाया, जबकि पहले वाला बड़ा है, दूसरे वाला छोटा है। बोथ आर ऑफ रेन ड्रॉप, अगर दोनों रेन ड्रॉप है लेकिन एक बड़ा है एक छोटा, यानी इनके मासेस जो है वो क्या है, मासेस डिफरेंट है, लेकिन दोनों पानी से बने हैं, और पानी में इनके दोनों की डेंसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस ऑफ ड्रॉप का कौन सा रिलेशन होगा, तो हमारे सामने दो रिलेशन है। आप जानते हो एक रिलेशन है mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा और r, और एक रिलेशन है 2/9 रो बाय ईटा और r स्क्वायर g। अब आपको कब कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करना होगा, सिंपल सी बात है, जब भी रिलेशन इस्तेमाल करोगे तो जिनके दरमियान रिलेशन होगा सिर्फ उन्हें ही वेरिएबल बनने की इजाजत है। ऑल द अदर फैक्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो इन दोनों का रिलेशन इट मीन के a भी वेरिएबल है और b भी, और जब भी हम इस रिलेशन को ओपन करते हैं तो a और b के बाद जो भी आता है उसको क्या होना पड़ता है, उसको कांस्टेंट होना पड़ता है। तो जब आप दो चीजों का रिलेशन डिस्कस करोगे तो सिर्फ उन दोनों को वेरिएबल होना चाहिए, ऑल द अदर फैक्टर मस्ट रिमेन सेम। अगर किसी और फैक्टर में चेंज आ गया तो उन दो का रिलेशन डैमेज हो जाएगा। कुछ समझ आ गई है? इट इज द सिंपल फॉर्म, ए और बी आर रिलेटेड, तो ए और बी आर वेरिएबल, देन द थर्ड पार्टी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखते हैं, हम टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन देख रहे हैं। ऑप्शन देख लो, रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी है, तो इट मीन के इन दो को वेरिएबल होना चाहिए, ऑल द अदर फैक्टर मस्ट रिमेन्स। अब क्या ये एप्लीकेबल है? तो आपका आंसर विस्कोसिटी तो सेम है, दोनों एयर में फ्लो कर रहे हैं, 6 पाई सेम, जी सेम, लेकिन डेटा में है कि इनके मास सेम। तो देखो ये दो तो रिलेशन में है इसलिए वेरिएबल, लेकिन मास गिवन है कि मास दोनों का सेम नहीं है, तो मास कांस्टेंट नहीं है। और जब तीसरा फैक्टर वेरिएबल हो गया तो उस रिलेशन में रिलेशन का क्या हो गया जनाब, हराम हो गया। इट मीन वी कैन नॉट यूज दिस वन, व्हाई? बिकॉज जिनका रिलेशन है उनके अलावा भी वेरिएबल्स मौजूद है, और उनके अलावा वेरिएबल्स मौजूद हो then the relation cannot be entertained। अब आते हैं इसके पास, हो सकता है ये सोल्यूशन दे दे। तो देख लो, क्या दोनों ड्रॉप के लिए इन दोनों के लिए जी सेम है? गुड। क्या दोनों के लिए डेंसिटी सेम है? दोनों पानी से बने हैं, डेंसिटी सेम। इन्होंने कहा है डेंसिटी सेम, ना भी कहा होता तो रेन ड्रॉप सेम पानी से बनते हैं तो डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो डेंसिटी सेम, एक ही फ्लूइड में आना मीन विस्कोसिटी सेम, 2 भी सेम, 9 भी सेम। तो देखो आर और टर्मिनल के अलावा बाकी सब क्या है, तो द थर्ड पार्टी, चाहे उसमें जो कुछ भी है वो सब मिलकर क्या है, कांस्टेंट। तो दिस रिलेशन इज एक्टिव व्हाइल द अपर रिलेशन इज हराम। समझ आ गई है? तो ये एक्टिव है, इट मीन के टर्मिनल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड द करेक्ट आंसर इज, कभी हो भाई खाना, 144 में हमारा आंसर क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 फॉर यू। What will be the ratio of impulse and change in momentum? समझने वालों को आगे पर बढ़ना ही नहीं चाहिए। आप कहें सर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये एक ही चीज के दो नाम है, और वो एक ही चीज क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, और इम्पल्स भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को चेंज इन इम्पल्स, सॉरी चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं और इम्पल्स भी बोलते हैं। तो ये एक ही चीज के दो नाम है। अब इट मीन कि ये दोनों सेम है, और सेम चीजों का रेशो हमेशा 1:1 होता है। कम ऑप्शन सही दे, ये सही है, गुड, ए ही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 फॉर यू, एंड 146 फरमा रहा है ये 100 ग्राम की बॉडी है, यहाँ 100 ग्राम की बॉडी है, एक और 100 ग्राम की बॉडी है, लेकिन ये मोहतरम बॉडी रेस्ट में है और ये जाकर 5 मीटर पर सेकेंड से उसको कुचलने वाली है। अब बताओ जब कोलिजन होगा, टकराना होगा, तो टकराने के बाद ये जो टारगेट है
इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मास सेम दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, यानी टकराने के बाद ये अपना 5 इसके नाम कर देगा और ये अपना रेस्ट इसके नाम कर देगा। तो अगर ये पूछ लेते कि व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ 100 ग्राम इंसिडेंट आफ्टर कोलिजन, तो रेस्ट 0, बट व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ टारगेट, तो टारगेट को इंसिडेंट का मिल जाएगा एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? बी ऑप्शन ठीक है। लेट मी एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 147 फॉर यू। फरमाया जा रहा है कि ऑसिलेटर एक्सट्रीम से स्टार्ट है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम ले लेता हूं, ये मीन ले लेता हूं और ये नेगेटिव एक्सट्रीम ले लेता हूं। अब यहाँ हमारा ऑसिलेटर मौजूद है, ये इस मोहतरम ऑसिलेटर का इनिशियल लोकेशन है। हमें टाइम दिया है 3t/4, तो मैं इसको लिख सकता हूं जनाब t/4 प्लस t/4 प्लस t/4। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप इतना जरूर जानते होंगे कि t/4 वो टाइम होता है जिसमें ऑसिलेटर गैप कवर करता है फ्रॉम एक्सट्रीम एंड मीन और एक्सट्रीम के दरमियान गैप कवर किया जाता है। तो 3t/4 में कितने t/4 है? तो 3 बार गैप बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन कवर होगा। तो चलो इब्तिदा करते हैं। यहां से मीन तक एक बार t/4, फिर यहां से यहां तक दूसरी बार t/4, फिर वापसी पर तीसरी बार t/4। तो 3t/4 के बाद ये कहां पर होगा? It will be survival at the mean position, and the correct option of the question is option A, 148. 148 for you. The range of projectile at 15 degree क्या हो सकता है? तो आप फरमा सकते हो, आप बता सकते हो कि सर रेंज एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज इनटू साइन ऑफ डबल थीटा। तो आप जरा 15 डिग्री पर मालूम करें ये क्या है? ये R15, तो ये R मैक्सिमम और साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या हो जाएगा? एंड साइन 30 इज 1/2। तो रेंज एट 15 इज मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 149 प्लीज। 149 फरमाया जा रहा है दैट मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, भाई प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज 800 है, तो बताओ इसका हाइट उस टाइम क्या होगा? तो आप जानते हो कि मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय 4। 800 डिवाइड बाय 4 इज 200 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज C, 150 for you. A plus B is equal to C. कितने वेक्टर्स हैं? 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B। जब दोनों को मिलाया तो C बन गया, यानी C यहाँ किस चीज का काम कर रहा है? रिजल्टेंट का काम कर रहा है। बट मजे की बात यह है कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू A² प्लस B² अंडर रूट, और जब भी रिजल्टेंट इस पाइथागोरस थ्योरम को obey करें, इट मीन के जो वेक्टर एड हुए हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, बिकॉज देयर आर 4 केसेस ऑफ रिजल्टेंट। क्या है? 4 केसेस ऑफ रिजल्टेंट। मैंने क्या बोला? देयर आर 4 केसेस ऑफ रिजल्टेंट। अगर ए और बी थीटा 0 तो रिजल्टेंट ए प्लस बी। अगर ए और बी थीटा 180 तो रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी। अगर ए और बी थीटा 90 तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम A² प्लस B² अंडर रूट। और अगर ए और बी एंड थीटा इज कुछ और, समझ आ गई है, यानी ना 0 ना 180 ना 90, तो फिर आप जानते हो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। दीज आर द 4 केसेस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के रिजल्टेंट की ये 4 केसेस हैं। अब बताओ आपको रिजल्टेंट इनमें से कौन सा दिया है? A² प्लस B² अंडर रूट, लिहाजा द एंगल मस्ट बी 90 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है 151 डियर स्टूडेंट। हम सॉल्व कर रहे हैं एक बॉडी जिसका मास m है। मैं आइडिया दूंगा, सोल्यूशन का रीजन बताऊंगा। ये बॉडी है डियर स्टूडेंट, ये इनिशियल मोमेंटम 8 से जा रही है और टकराकर इलास्टिकली वापस आ गई है।
इलास्टिकली रिबाउंड में अगर बॉडी सीधा जाकर दीवार से टकराकर पलट कर वापस आए, देयर आर 3 केसेस, बट आई एम रियली सॉरी टू से आई कैन नॉट डिस्कस द अदर 2 एट दिस टाइम। तो 3 केसेस इन इलास्टिकली रिबाउंड है, और उनमें से एक केस ये है कि जिस डायरेक्शन में जाए उसी लाइन पर वापस आए, इसको बोलते हैं इलास्टिकली रिबाउंड। तो बॉडी इलास्टिकली रिबाउंड हुई है। इलास्टिकली रिबाउंड में चेंज इन मोमेंटम का शॉर्ट फॉर्म है प्लस माइनस डबल ऑफ इनिशियल मोमेंटम, प्लस माइनस डबल ऑफ इनिशियल मोमेंटम। अब आप कहोगे सर प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे? अगर इनिशियल पॉजिटिव तो चेंज नेगेटिव, और अगर इनिशियल नेगेटिव तो चेंज क्यों? क्योंकि अगर जाने वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो आने वाला डायरेक्शन, समझ आ गई है, और अगर जाने वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो तो आने वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। मैं उस दीवार से टकराने जा रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो टकराऊंगा नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, भी होश आवास में हूँ, नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 100% ओके और खुश हूँ जिंदगी में। तो जब मैं इस दीवार से टकराऊंगा, कंसिडर करते हैं, तो मैं पलट कर आऊंगा, तो अगर मेरा जाना पॉजिटिव था तो मेरा आना नेगेटिव, और अगर मेरा जाना नेगेटिव था तो आना, सिंपल सी बात है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम में आपको पॉजिटिव साइन मिला है तो चेंज में नेगेटिव होगा, और अगर इनिशियल में नेगेटिव होगा तो फिर चेंज में पॉजिटिव। डबल क्यों होता है तो सॉल्व करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, मैंने आपको रीजन बताया। तो अब बताओ शाबाश, वो +8 है तो ये क्या होगा माइनस, और 2 × 8 मीन इट इज -16। ऑप्शन इज ऑप्शन सी दे कभी दे बी दे पखपल अब गोरम 151, हाँ इसमें है डी, हाँ तो डी है ना। 152 आपके लिए बोर्ड पे डिस्कस हो रहा है। ये एक बॉडी है मोहतरम, और इसका मास 2 kg। इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ 2 फोर्सेज। एक फोर्स है 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स है जनाब 10 न्यूटन, और बॉडी ने इस तरफ जाना है, एक्सेलरेट होना है। जिस तरफ बॉडी मोशन करेगी इसके साथ एक का भी एंगल 60 है, दूसरे का भी एंगल 60 है। तो बताओ कि इस अजीम शान बॉडी में वो एक्सेलरेशन क्या होगी? तो आप बता सकते हैं देयर आर 3 अप्रोचेज ऑफ सोल्यूशन। कितने अप्रोचेज है सोल्यूशन के? शाबाश, 3 अप्रोचेज ऑफ सोल्यूशन। मजा तब आता है कि आपको तीनों अप्रोचेज ऑफ सोल्यूशन आ रहे हो। व्हाट आर द 3 अप्रोचेज? शाबाश, पहला अप्रोच, आप जानते हो कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, यही तो बेसिक फार्मूला है। अब नेट फोर्स तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, इमेजिन करें इस पहले फोर्स का वैल्यू क्या है, दूसरे की क्या है, और दोनों के दरमियान टोटल एंगल कितना है। और आपने वेक्टर में एक वायरल एमसीक्यू सुना होगा कि जब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके दरमियान एंगल 120 हो तो उनका नेट यानी रिजल्टेंट भी उन जितना होता है। तो अगर ये 10 है, ये 10 है और एंगल 120 है तो इनका रिजल्टेंट भी 10 होगा। समझ आ गई है? सिर्फ इस क्वेश्चन का मॉडिफाइड फॉर्म है। आपने सुना है 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, इफ द रिजल्टेंट इज आल्सो ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? तो 120। तो 120 इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू देम। तो देखो इट इज अ सिंपल शॉर्ट ट्रिक। तो आप समझ गए कि नेट फोर्स इज 10 डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 5 मीटर सेकेंड अप्रोच। और ये उनके लिए जो क्वेश्चन याद नहीं करते चाहते हैं तो समझे हुए क्वेश्चन को 1000 जगहों पे बतौर रीजन इस्तेमाल करते हैं, समझिए करते हैं। अब दूसरा अप्रोच क्या है? तो कहें सर सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर, चेक करो भी आपको बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, ऊपर वाले फोर्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वक्त 2 कंपोनेंट से नवाजा है। नहीं, ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट। इस नीचे वाले फोर्स को भी 2 कंपोनेंट का तोहफा है। ये इसका एक्स, डोंट टॉक प्लीज, ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आप करिए प्लीज, क्या दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट बराबर होंगे? तो ये वाई कंपोनेंट में होगा साइन थीटा, दोनों का थीटा भी सेम है, दोनों के वैल्यू भी सेम है, तो वाई कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इक्वल एक दूसरे को बराबर करते हैं। अच्छा, अब इस पर जो नेट फोर्स होगा दोनों एक्स कंपोनेंट
होता है नहीं, एक्स कंपोनेंट पैरेलल, तो द नेट फोर्स इज इक्वल टू डबल ऑफ एक्स कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि एक का भी एक्स कंपोनेंट दूसरे का भी एक्स कंपोनेंट पैरेलल है तो डबल हो जाएंगे। अच्छा बताओ शाबाश, 2 की जगह 2 बट एक्स कंपोनेंट इज एफ cos थीटा, तो 2 की जगह 2, एफ 10 है और एंगल 60 है, cos 60 1/2, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या रहा है? तो देखो मैंने शॉर्टकट 10 लिया था, ये सेकेंड अप्रोच था। अब आखिरी और थर्ड अप्रोच भी जान जाइए। देखो इत्तेफाक की बात है, नेट मीन रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को मालूम करने के तीनों रास्ते आपके नाम हो चुके हैं। सॉरी, क्या इस वक्त दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल 0 है? अब रखोई करना, F1 F2 के दरमियान एंगल 0 है, तो A प्लस बी यानी F1 प्लस F2 यूज करना हराम है। क्या दोनों का एंगल 180 है? तो F1 माइनस F2 हराम है। क्या दोनों के दरमियान एंगल 90 है? तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट 2 गलत है। एंगल क्या है? 120। 120 इन तीनों में नहीं आता, तो इधर पुट करो F1 स्क्वायर, फिर पुट करो F2 स्क्वायर प्लस 2F1 ऑफ 120। आप देखोगे आपके पास आंसर क्या आएगा? आएगा। तो इन तीनों रास्तों से आप नेट फोर्स मालूम कर सकते हो। अच्छे वो होंगे जो एक क्वेश्चन को रेफरेंस के तौर पर यूज करके दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं, और वो पहला ही है जो मैंने आपको बताया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन क्या है साहब? बच्चे ए है 153। A.P ड्रेर 3 रास्ते समझाए, अभी नहीं समझे तो ये वीडियो अपलोड कर देंगे, इसको रिवाइज करके 2-3 बार देख लीजिएगा। अच्छा हुआ, लेकिन खाना खाने से पहले देखिएगा, ठीक है? खाना खाने के बाद फिर दिमाग आधा सो जाता है, आपने खाना ना खाया हो तो दिमाग आपका एक्टिव रहेगा जी। और 153 प्लीज, 153 क्या है? A.P, A.P इज 0। ये नल वेक्टर गलत है, ऊपर एरो नहीं होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर नहीं आता, ये 0 है। और B.P इज आल्सो 0। अगर A.P भी 0 है और B.P भी 0 है तो किन वेक्टर का बोलो? खैर कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही लगे हैं, आपकी बातें कीमती हैं, शाबाश, जारी रखो ताकि ये सुने ना। A.P इज इक्वल टू 0 और B.P इज इक्वल टू 0, और A.P और B.P 0, तो किन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है? जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन कि A और P आपस में पैरेलल नहीं बल्कि, तो मुबारक हो, ऑप्शन ए गलत हो गया। इन्होंने कहा है कि P किसको पैरेलल होगा? तो ऑप्शन ए के तो परपेंडिकुलर है, तो ए पर क्रॉस। अब जनाब B और P का डॉट प्रोडक्ट 0, तो इट मीन के B और P भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, तो मुबारक ऑप्शन बी भी गलत हो गया, क्योंकि P B के परपेंडिकुलर है, उसके पैरेलल नहीं है, तो ए और बी गए काम से। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, इन्होंने पूछा है कि P किसको पैरेलल होगा? तो आप जानते हो कि A क्रॉस B से जो आंसर आता है वो आंसर A को भी 90 और B को भी 90 होता है, यानी A क्रॉस B का वेक्टर A और B दोनों को परपेंडिकुलर होगा। अब मजे की बात देखो, A क्रॉस B भी A को परपेंडिकुलर है और P भी A को परपेंडिकुलर है। एक जुमला और सुन लें, A क्रॉस B भी B को परपेंडिकुलर है और P भी B को परपेंडिकुलर है। तो ये पेज पकड़े जरा, थैंक यू। बल मार्कर दो, ये पेन दे दो, ये भी दे दो, थैंक यू। अच्छा देख लो, ये वेक्टर A है, ये ब्लैक मार्कर वेक्टर, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। आपने पहले ऑप्शन में लिखा कि अगर ये P है तो ये इन दोनों को क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये ब्लू मार्कर P है, क्योंकि P A के साथ भी डॉट प्रोडक्ट से 0 देता है और B के साथ भी डॉट प्रोडक्ट से 0, तो P मस्ट बी परपेंडिकुलर टू A एंड B, तो P इन दोनों को परपेंडिकुलर है। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B लूंगा तो देखो A क्रॉस B से तम इस तरफ आ रहा है या नहीं? ये जो हाथ रख रहा हूं ये तम इज द रिजल्ट ऑफ A क्रॉस B। A को B की तरफ धक्का दो तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो P यहाँ दोनों को परपेंडिकुलर और A क्रॉस B का जो तम्ब है वो भी इसके साथ पैरेलल आ रहा है, क्योंकि उन दोनों को साथ क्या है? परपेंडिकुलर। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बस कुछ बातें जो होती हैं वो इंसान खुद समझता है और आप माशाल्लाह बहुत समझदार हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, यानी P विल बी पैरेलल टू A क्रॉस B। एक और सिंपल से लफ्ज मेरे ध्यान में आ गए, अगर एक A है एक B है और इन दोनों का कोई दुश्मन है A और B का,
और इनका एक और भी दुश्मन है, तो दोनों दुश्मन आपस में दोस्त होंगे। समझ आ गई? तो ये P भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है और A क्रॉस B भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो A क्रॉस B और P एक ही बरादरी के होंगे। समझ आ गई है? और A क्रॉस माविच इस तरह कम छू पेज आपके पास था। अच्छा जनाब, अगला मोमेंट, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और आपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन सुना, दैट इज 153 में ऑप्शन सी ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लोर द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड दैट आर देयर स्टूडेंट्स 154 प्लीज। इफ A इज इक्वल टू I प्लस J, A जो है वो I प्लस J है और B जो है वो I माइनस J है, तो पहले A प्लस B का वेक्टर बताओ। आप कहो सर ये दोनों कैंसल, तो I प्लस I मीन्स 2I। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कहें सर मैग्नीट्यूड का फार्मूला है अंडर रूट I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। J और K तो है नहीं, तो I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, द आंसर इज 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 155 आपके लिए। अगर G की वैल्यू 10 हो और मैक्सिमम ड्रैग फोर्स भी 10 हो, तो मास क्या होगा? आप कहेंगे सर ड्रैग फोर्स जब मैक्सिमम हो तो वेट के बराबर होता है। आपने हमें ड्रैग फोर्स 10 दिया और वेट mg, तो G इज इक्वल टू 10 बाय m, बट मास 10 है। सॉरी क्या है? हाँ क्या कह रहे हैं? G नहीं, मैं उल्टा ले रहा हूँ ना। मास इज इक्वल टू 10 बाई G, तो 10 बाय 10 द आंसर इज 1 kg एंड द ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। फरमा रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मूविंग कार। सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइड बाय नेट एक्सेलरेशन। ये क्या है? नेट एक्सेलरेशन। अब मैं दो केसेस ड्रा कर रहा हूं, यही लास्ट क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर मैं पेंडुलम को इधर लटका दूं और इसको ऑसिलेट करूं, तो इस पेंडुलम में नेट एक्सेलरेशन सिर्फ G के बराबर है। तो जब पेंडुलम आम हालात में ऑसिलेशन करेगा, तो नेट एक्सेलरेशन की जगह यहां क्या लिखेंगे? G लिखेंगे। लेकिन अब जनाब आला एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है ये विद सम एक्सेलरेशन A ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। अच्छा, इसके अंदर एक पेंडुलम आपने लगाया और ये इधर ऑसिलेट कर रहा है, तो जनाब अब आप जानते हो कि इसके ऑसिलेशन में एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है G और एक एक्सेलरेशन जो गाड़ी में है वो इसमें भी है, तो एक एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है A। तो इधर नेट एक्सेलरेशन G के बराबर था, लेकिन यहाँ नेट एक्सेलरेशन पुट करोगे तो सिर्फ G तो नहीं, अब तो A भी है ना, और A और G आपस में क्या है? 90, और 90 वेक्टर्स का नेट आता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब नेट की जगह पुट करोगे G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। लिहाजा जब पेंडुलम आम हालात में हो तो यहाँ सिर्फ G आता है, और सिर्फ G मीन डिनोमिनेटर कम तो टाइम पीरियड ज्यादा। अब जब मूविंग कार में लगा दो और मूविंग कार में एक्सेलरेशन हो, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ नेट की जगह G प्लस A अंडर रूट आ जाएगा, G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। तो डिनोमिनेटर कम से क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर ज्यादा और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम। समझ आ गई है? तो इफ अ पेंडुलम, सीधी सी बात है, मैं इस ट्यूबराट के साथ एक तार लगाता हूँ, उस तार के साथ ये मार्कर लगाता हूँ, ये पूरा कमरा रेस्ट में है, एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, इट इज एन एरोप्लेन, तो ठीक है, और तार के साथ मार्कर लगा दूं, मार्कर को खींच कर रिलीज करूं, ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन में नेट एक्सेलरेशन एक ही है और वो है G। तो आम हालात में L के नीचे सिर्फ G लगता है, लेकिन अचानक ये पूरा हॉल किसी एक्सेलरेशन से चलने लगा, तो फिर इस ऑसिलेटर में G भी होगा और फॉरवर्ड A भी होगा, तो दोनों का कंबाइंड नेट एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, और जब नेट एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम। तो सीधी सी बात है कि एक्सेलरेटेड सिस्टम में पेंडुलम का टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी होता तो इंक्रीज, फिलहाल डिक्रीज है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। और 156 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ठीक है। लेट मी इंटरटेन 157 डियर स्टूडेंट्स एंड लेट मी फिनिश द डिस्कशन प्लीज। 157 बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको कुछ दिन पहले भी शायद बताया था कि जनाब आला यहाँ एक सर्कुलर मोशन है,
और बॉडी खुद सर्कुलर मोशन कर रही है और साया इसका प्रोजेक्शन इसका डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो एक छोटी सी बात याद रखें कि ऐसे केस में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी जिस स्पीड से सर्कल में घूमेगी वही ऑसिलेशन या प्रोजेक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो प्रोजेक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। मैक्सिमम मीन आखिरी लेवल और आखिरी 2 है, 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर 2 है। ये शॉर्ट फॉर्म है। ओरिजिनल जाना चाहते हो तो दैट इज ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड और एक्स नॉट यहाँ सर्कुलर मोशन में रेडियस के बराबर होता है। सर्कुलर मोशन में एम्पलीट्यूड रेडियस के बराबर होता है। तो 2 पाई और टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। तो देखो यहाँ भी आर है, ये 2 पाई आर कैंसिल और 1 ओवर वी ऊपर जाकर वी बन जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूले से आया है। तो प्रूफ हो गया। प्रूफ के बाद डायरेक्ट यूज करो तो अच्छी बात है। 157 में आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या होगा शाबाश? ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। 158 कैन आई मूव फॉरवर्ड? 158 प्लीज। एक वायर है 100 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 330 है। स्पीड ऑफ वेव क्या होगा? तो v इज इक्वल एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय 2l या v इज इक्वल टू 2l इंटू एफ। 2 की जगह 2, लेंथ 100 सेंटीमीटर मीन 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी 330, द आंसर इज 660। यही है ना? और करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? ऑप्शन बी सही है। 158 आपके लिए डिस्कस हो चुका है। आई एम गोइंग टू डिस्कस 159। 159 डियर स्टूडेंट्स। 159 फरमाता है अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जनाब ये बॉडी है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नॉन जीरो एक्सेलरेशन से जा रही है। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है तो इट मीन कि ये यहाँ स्लो होगी, यहाँ जाकर क्या हो जाएगी और इससे आगे जाकर और तेज हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है वक्त के साथ साथ तेज हो रही है। तो जब स्लो होगी तो पहले सेकेंड का फर्स्ट सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? कम। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? तो सिंपल बात है कि S4 इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड जब वो स्लो था, और द डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकेंड S7 वहां पास हो गया होगा। पास मोशन का डिस्टेंस स्लो मोशन के डिस्टेंस से क्या होगा? ज्यादा होगा। न्यूमेरिकली जाना चाहते हो तो S4 का फार्मूला है 7a/2 और S7 का फार्मूला है 13a/2। समझ आ गई है? तो 13a/2 इज ग्रेटर देन 7a/2। ये ऑड है जनाब। 7 तो 7th ऑड, 4 है तो 4th ऑड, आपको पढ़ाया गया होगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 160। द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। एक गाड़ी है, रेस्ट से रवाना हो गया, पावर P है, टाइम T है, मास M है, वेलोसिटी V क्या होगी? तो द सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि पावर इज वर्क बाय टाइम। वर्क की जगह एनर्जी और टाइम इधर तो PT और ये हाफ mv², तो इधर तो 2PT बाय m इज इक्वल टू v²। टेकिंग 1/2 ऑन बोथ साइड तो 2 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 2PT बाय m का पावर 1/2। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है 161 डियर स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? एक व्हील है, उसका डायमीटर 1 मीटर है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। आप उसकी लीनियर वेलोसिटी बताओ। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आइडिया ऑफ द सोल्यूशन। v की जगह v, r होता है d/2, ओमेगा 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा, d की वैल्यू 1/2 है, 1 और डिवाइड बाय 2। 30 की जगह 30, रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाए और मिनट की जगह 60 सेकेंड। तो देखो 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 60 कैंसल और पाई बाय 2 रह गया द करेक्ट आंसर। पाई बाय 2 मीन ऑप्शन डी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट एंड इज 162। ये एक बॉल और ये एक बॉल लटक रहे हैं। अगर हम इसके अंदर एयर ब्लो करें तो आप जानते हैं ब्लो का स्पीड ज्यादा होता है ना, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर कम होगा
और बाहर से अंदर प्रेशर ज्यादा, तो दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। ये है जनाब, ये टेस्ट दे दो मुझे एक पल के लिए देखने, जरा का टेस्ट वाला। आप देखिए जनाब, ये काफी बारी है, एक पेज से होता ज्यादा बेहतर था। देखो यहाँ हम दो पेजेस ऐसे लटकाते हैं। अब अगर इसके दरमियान में पेजेस या बॉल एक ही बात है, अगर आप सही जोर से पूंछ मारोगे तो आपके पूंछ की स्पीड इधर अंदर ज्यादा होगी, तो उनको प्रेशर लगाने का मौका, तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर कम, बाहर से अंदर ज्यादा, तो ये क्लोज आ जाएंगे। देख लें, हाँ ये सही है, ठीक है। दस्ता टेस्ट है और ये जमा टेस्ट समझो पे जो स्लो, ठीक था। देख लो, कोशिश करूंगा। देख रहे हो, दे आर कमिंग क्लोज, समझ गए हो ना? क्यों? क्योंकि नीचे हवा के मालिक्यूल का प्रेशर ज्यादा, सॉरी स्पीड ज्यादा, तो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक फ्लो का स्पीड ज्यादा होगा, तो किनारों पर उसे प्रेशर लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तो अंदर से बाहर प्रेशर कम है, बाहर से ज्यादा हो गया, तो दे कम क्लोज ईच अदर। ये लो, थैंक यू वेरी मच।